तारीकी में अपने पैरों के साथ सीढ़ियों को टटोलते हुए वो ऊपर की तरफ जा रही थी। सीढ़ियां बहुत हमवार और चिकनी थी। वो पैरों से उनकी लंबाई और चौड़ाई को नापते हुए आगे बढ़ रही थी। इसने सीढ़ियों पर कदम रखते हुए सीढ़ियों की साख्त के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसका ख्याल था कि वो सीढ़ियां मार्बल की हैं। इसका सफर जारी था। ठंडी हवा के झोंकों की तादाद में इजाफा होता जा रहा था। इस रात वो घर वापस आया। अपने बेडरूम में आकर वो टाई खोल रहा था जब मुलाजिम अंदर आया। इसके हाथ में अखबार में लिपटी हुई कोई चीज थी। बेगम साहिबा ने आपके लिए भिजवाई है। ड्राइवर दोपहर को देकर गया था। क्या है ये? वो हैरान हुआ। पता नहीं, मेरा ख्याल है कोई तस्वीर होगी। मुलाजिम ने वो चीज इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। तस्वीर जालिद उलझा और फिर इसके जहन में जमा का हुआ वो डोरी काटने लगा। उसे याद आ गया था, ये यकीनन इस आर्शट की बनाई हुई कोई पेंटिंग होगी जिसके बारे में उसने मम्मी को ताकीद की थी। उसने अखबार हटाया और वो मबहूत हो गया था। बे-इख्तियार उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसे यूं लगा जैसे इसकी थकन यकदम कहीं गायब हो गई है। उसने तस्वीर को उठाकर एक कुर्सी के हाथों पर टका दिया और खुद दूर बैठकर उसे देखने लगा। फ्रेम के बगैर भी वो तस्वीर इस कमरे में बहुत नुमायां लग रही थी। तस्वीर का बैकग्राउंड इस बार भी सियाह था और यूं लग रहा था जैसे वो सियाह रंग आसमान को जाहिर कर रहा है। मटियाले रंग की जमीन दिखाई दे रही थी जिसमें जगह जगह दरारें थीं। ऐसा लगता था जैसे खुश्क साली की वजह से जमीन फटना शुरू हो गई थी। इस जमीन के बिल्कुल दरमियान में बहुत घनी बैल बिल खाती हुई ऊपर आसमान की तरफ जाती नजर आ रही थी। वो बैल जमीन में पेवस्त थी मगर जमीन से कुछ ऊपर तक इस बैल पर एक भी पत्ता नहीं था। सिर्फ बैल की आपस में लिपटी हुई बरहना शाखें नजर आ रही थी। फिर कुछ ऊपर चंद छोटे छोटे ताजा सब्ज पत्ते नजर आने लगे थे और जूं जूं बैल आसमान की तरफ जा रही थी पत्तों की तादाद और साइज बढ़ता गया था। ताजा सब्ज कलर अब गहरा सब्ज हो गया था। यूं लग रहा था जैसे ऊपर आसमान से कोई सफेद रोशनी इस बैल के बिल्कुल ऊपर पड़ रही थी और जहां तक वो रोशनी पहुंच रही थी वहां तक बैल सरसब्ज हो गई थी। अब फिर शायद इस रोशनी की वजह से बैल नीचे से ऊपर के बजाय ऊपर से नीचे की तरफ शादाब होना शुरू होती। सियाह बैकग्राउंड में ऊपर से बैल के सब्ज घने पत्तों पर पड़ने वाली दूधिया रोशनी और सब्ज पत्तों के दो मुख्तलिफ शेड्स ने इस तस्वीर में कोई अजीब सा तासुर पैदा कर दिया था। वालिद उठकर तस्वीर के पास गया और उसका कैप्शन देखने लगा, बिलायर ईमान। वो खड़ा होकर एक बार फिर इस तस्वीर और इस कमीशन का आपस में ताल्लुक वाजे करने की कोशिश करने लगा। डिजायर एंड बिलायर, ख्वाहिश और ईमान, क्या है ये मेटाफिजिक्स, मिस्टिसिज्म, मरिफत इल्म मौजूद। वो मुस्कुराने लगा। बेड पर पड़ा हुआ मोबाइल उठाकर उसने मम्मी का नंबर मिलाया। सलाम दुआ के बाद नुज़हत ने इससे तस्वीर के बारे में पूछा। मम्मी, थैंक यू वेरी मच, वो मुझे मिल गई है। कैसी लगी तुम्हें? मम्मी, ये मैं नहीं बता सकता, हर चीज की तारीफ करना मुमकिन नहीं, मगर मैं चाहता हूं कि आप पेंटर का पता करें। मैं मिसेस समी से बात करूंगी, उन्हें पता होगा कि ये पेंटिंग कहां से आई है, इसकी क्या कीमत थी। वही 2000 रुपए, आज भी लेकर आई हूं मैं, नुज़हत ने बताया। इस डिप्लोरेबल, ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये आर्टिस्ट क्या कर रहा है अपने काम के साथ? कोड़ियों के भाव बच रहा है। बड़ी से बड़ी पेंटिंग भी किसी आर्ट गैलरी में रखी हो तो अच्छी कीमत लग जाती है इसकी, और ये तो बहुत आउटस्टैंडिंग काम है। जालिद को वाकई अफसोस हो रहा था। हो सकता है कोई फाइनल क्राइसिस हो, इसलिए वो इस तरह अच्छी तस्वीर में बीच रहा है। आर्ट गैलरीज वाले तो तुम्हें पता ही है, किसी छोटे मोटे आर्टिस्ट को कहाँ पूछते हैं और फिर नकद रकम कहाँ देते हैं, जब बकती है तब ही अदायगी करते हैं। नुज़हत ने तफसील से बताया। बहरहाल अब मुझे इस आर्टिस्ट का पता करके बताएं। ठीक है, सुबह मिसेस समी से बात करूंगी, नुज़हत ने कहा। जालिद ने खुदा हाफिज कहकर मोबाइल बंद कर दिया। वो एक बार फिर इस तस्वीर को देखने लगा। नजीद ने दूसरे दिन मिसेस समी से बात नहीं की। वो भूल गई थी कि जालिद ने उनसे कोई काम कहा है। दूसरी तरफ जालिद को भी उन्हीं दिनों सिंगापुर जाना पड़ा। वहां से वो फैक्ट्री की कुछ मशीनरी खरीदने के लिए कोरिया चला गया। 1-1.5 माह बाद जब वो वापस आया तो ईबीबी की तरफ से बैरून मुल्क होने वाले कच्चे तिजारती मीलों की तारीखें आ चुकी थी। वो इनमें मसरूफ हो गया। वो 2 तस्वीर मुकम्मल तौर पर उसके जहन से निकल गई। कलम में दोबारा कोई पेंटिंग नहीं आई जिसे नुज़हत खरीदती और ज़ालिद को दोबारा वो आर्टिस्ट याद आता। मामा जान के साथ ये इसका पहला इख्तिलाफ नहीं था। इसकी पूरी जिंदगी ही इख्तिलाफात से भरी हुई थी। वो जिंदगी में कभी भी अपने माहौल से मुतमईन नहीं रही थी।
इसकी बुनियादी वजह मरियम का यह ख्याल था कि उनका यह माहौल बेहतर हो सकता और अगर मामा जान और आगरे से तकलीफ पहुंचाता रहा। ज्यों ज्यों वो उम्र की सीढ़ियां चढ़ रही थी, इसका डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। इसे खुद से वाबस्ता हर चीज से नफरत थी, अपने माहौल से, अपने घर से, वहां मौजूद चीजों है, इस महल्ला के लोगों से, इन टूटी गलियों से, अपने सब्जी और फल फरोश बाप की इस दुकान से जो उसके घर के रास्ते में आती थी। वहां से गुजरते हुए इसकी हथेलियों में पसीना आता और चेहरा सुर्ख हो जाता। उसने वहां से गुजरते हुए कभी सर उठाकर इस दुकान पर मौजूद शख्स को देखने की कोशिश नहीं की। वो जहां तालीम हासिल करने जाती थी, वहां इसके बाप का ये पेशा कितने लोगों को खिखा लगाने पर मजबूर कर सकता था। वो अंदाजा कर सकती थी, मैं इनमें से नहीं हूं, मैं इनमें से हूं ही नहीं। वो हर दफा इस महल्ले से, इस दुकान के सामने से गुजरते हुए एक मंजर की तरह ये लफ्ज दोहराती रहती जैसे किसी जादू के लिए कोई तोड़ कर रही हो। फिर जब इसके बाप की वफात हो गई तो उसे अपने अंदर एक बहुत कम ऐसा इत्मीनान महसूस हुआ, कम अज कम उसे शर्मिंदा करने वाली चीजों में से एक की कमी हो गई थी। अब कभी इसे इस दुकान के सामने से गुजरते हुए इस तरह सर झुकाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस सब्जी की दुकान के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं रहा था। मगर इसके लिए काबिल एतराज चीजों की लिस्ट बहुत लंबी थी और शायद ये लिस्ट लंबी ही रहती अगर NCA में ग्रेजुएशन के आखिरी साल उसे इन तमाम चीजों से फरार का मौका अपने सामने नजर आना शुरू हो जाता। इसकी जिंदगी में बहुत कम मामूली हालात में एक शख्स आ गया था और इस शख्स की आमद ने इसके लिए हर चीज को बदल कर रख दिया। क्या बंदा है यार, इज़्ज़त दुरानी की आवाज में रश्क था सुनाई। मरियम को अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन उसने गर्दन मोड़ कर जरूर देखा जिस समत वो देख रही थी। उनसे चंद फुट के फासले पर नई बिलो टी शर्ट और सिया जींस में मलबूस एक दराज कद शख्स नायला हबीब और सोफिया अली के साथ हाथों में मशगूल था। वेरी गुड लुकिंग यार, मरा ने हल्की सी सीटी के साथ आइंदा की बात की तायद की। मरियम ने अपने दिल में एतराफ किया, इन दोनों की तारीफ बेजा नहीं थी। वो शख्स वाकई बहुत हैंडसम था। NCA में वो रोज ऐसे बहुत से चेहरे और लोग देखती थी जिन्हें बार बार देखने को दिल चाहता है या फिर जिन पर नजर बे इख्तियार तक जाती है, मगर इस शख्स में खूबसूरती के अलावा वकार भी था। इसके खड़े होने का अंदाजा चेहरे और हाथों की हरकत में अजीब सा टेराव था। मरियम ने इसके चेहरे से नजरें हटा ले। वो एक बार फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब देखने लगी तो इसे एहसास हो गया था कि अब ये काम मुमकिन नहीं रहा। इसकी तवज्जो बुरी तरह बच चुकी थी। सोफिया अली दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की है। इज़्ज़त दुरानी ने बालाखर एक गहरी सांस लेते हुए कहा। क्यों? अचानक उसकी खुशकिस्मती का इंकिशाफ कैसे हो तुम पर? मरा ने एक बार अगर चिप्स खाने शुरू कर दिए, अगर कॉलेज में 20 अच्छे छुरे हों और उनमें से 19 सोफिया के दीवाने हों तो यकीनन इसे खुशकिस्मती के अलावा और क्या कहा जा सकता है। इज़्ज़त दुरानी ने चिप्स के पैकेट में हाथ डालते हुए कहा, और इससे भी दर्दनाक बात यह है कि इस कॉलेज में आने वाला हर हैंडसम शख्स किसी न किसी हवाले से सोफिया से मुंसलिक होता है। अब इस शख्स को देख लो तुम, मैंने आज पहली बार उसे देखा है और वो भी सोफिया के साथ। मानना पड़ेगा यार, सोफिया में कोई ऐसी बात है जिसने इसे हेलन आफ्टर राय बनाया हुआ है। कॉलेज भरा हुआ है खूबसूरत लड़कियों से, मगर सोफिया है। अगर कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो तो मुझे यकीन है कि टाइटल सोफिया ही जीतेगी। इज़्ज़त दुरानी बड़े खुले दिल से सोफिया की तारीफ कर रही थी। मरियम के लिए असाइनमेंट को देखना और भी मुश्किल होता जा रहा था। अभी भी देखो किस कदर मुश्किल है इस बंदे के लिए सोफिया के चेहरे से नजर हटाना। लिज़े एक बार फिर कह रही थी। मरियम ने सर उठाकर उन लोगों की तरफ देखा। वो शख्स सोफिया पर नजरें जमाए हुए था। वो वाकई किसी और चीज की तरफ मुतवज्जे नहीं था। वैसे मुझे लग रहा है मैंने इस शख्स को पहले कहीं देखा है, मगर कहा? इज़े ने अचानक कुछ सोचते हुए कहा। कमाल है, तुम्हें भी यही लग रहा है। मुझे भी यही महसूस हुआ था जैसे मैं इस शख्स को पहले कहीं देख चुकी हूं। मरा ने कहा। क्यों मरियम, में भी ऐसा नहीं लग रहा जैसे तुम इस शख्स को पहले देख चुकी हो? इस बार इज़े ने मरियम को मुखातिब किया। वो तीनों कॉलेज के कॉरिडोर की स्ट्रियों में बैठी हुई थी। पता नहीं, इसने मुख्तसर जवाब दिया और एक बार फिर अपनी तवज्जो असाइनमेंट पर कर ली। मेरा ख्याल है वो जा रहा है। इज़े ने कमेंट्री की। वो शख्स अब सोफिया से हाथ मिला रहा था। फिर वो लंबे लंबे डग भरता हुआ उनके बिल्कुल सामने से गुजरा। इसके बाईं हाथ में एक मोबाइल था जिस पर वो चलते हुए कोई नंबर डायल कर रहा था। उनके पास से गुजरते हुए इसने उन लोगों की तरफ एक सरसरी नजर डालने की भी जहमत नहीं की।
इसे पास से देखने पर मरियम को एकदम एहसास हुआ जैसे वो भी इसे पहले कहीं देख चुकी है। यार ये बंदा दूर से जितना खूबसूरत नजर आ रहा था पास से इससे ज्यादा खूबसूरत है। इज़े दुरानी ने दूर जाते हुए इस शख्स की पुश्त पर नजरें जमाते हुए कहा, हेलो सोफिया। मरा ने एकदम सोफिया को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वो और नायला मुस्कुराती हुई उनकी तरफ आने लगी। मैं सोफिया से इसके बारे में पूछती हूँ, मीरा ने इज़े से कहा। ये कौन था यार? उसके करीब आते ही इज़े ने सवाल डाला। ये जालिद मेरा कजिन है। सोफिया ने कुछ फिर ये अंदाज में तारुफ करवाया। सिर्फ कजिन या कुछ और भी? वो इज़े की बात पर बेइख्तियार दिलकश अंदाज में हंसी। अभी तो कजिन है और का पता नहीं, यानी चांसेस हैं। इज़े मुकम्मल तहकीक के मोड में थी। चांसेस तो हमेशा ही होते हैं, सोफिया ने बड़े स्टाइल में कहा। इसको पहले यहां कभी नहीं देखा? मरा ने पूछा। नहीं, कुछ साल पहले इसने यहाँ एडमिशन लिया था, फिर चंद माह बाद NCA छोड़कर कराची चला गया। वहां इंडस वैली से इसने ग्रेजुएशन टेक्सटाइल डिजाइन में किया। 1-1.5 साल से अंकल की टेक्सटाइल फैक्ट्री चला रहा है, सोफिया ने तफसीली तारुफ करवाया। हमें दरअसल ये लग रहा था कि उसे कहीं देखा है। मरा ने वजाहत की, जरूर देखा होगा, कभी कभार मॉडलिंग करता है। 2-3 साल पहले तो अच्छी खासी मॉडलिंग की थी इसने, अब जब से बिजनेस कर रहा है तब से छोड़ दी है, सोफिया ने कहा। हाँ ठीक है, इसको किसी मैगजीन में देखा होगा। हम लोग यही सोच रहे थे कि इसका चेहरा हमें इतना शनासा क्यों लग रहा है। इज़े को जैसे इत्मीनान हुआ। अभी भी एक फैशन शो करवा रहा है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। यहाँ NCA में आता जाता रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स की जरूरत है इसे जो इस सिलसिले में उसके साथ काम कर सकी। एक प्रोजेक्ट है जो वो करवाना चाह रहा है, तुम लोगों को अगर दिलचस्प हो तो मैं मलवा सकती हूँ इससे, सोफिया ने ऑफर की। आयरा और मरा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किस तरह का पर जैकेट है? इज़े ने पूछा। ये मुझे नहीं पता, मैंने इस बारे में बात नहीं की। तुम लोग तफसीलात खुद पूछ सकती हो। ठीक है, हम वाकई काम करना चाहेंगे। इज़े एकदम पर जोश हो गई। तो फिर इसका कांटेक्ट नंबर लिख लो, सोफिया ने इसका कनेक्टिकट नंबर लिखवाते हुए कहा। इज़े और मरा ने अपने बैग से डायरी निकाल ली, जबकि मरियम इस सारी गुफ्तगू के दौरान सर नीचा किए इसी असाइनमेंट पर झुकी रही। वो वाज़े तौर पर सोफिया को नजरअंदाज कर रही थी और सोफिया ने भी नहीं किया था। ये इसके घर का नंबर है, रात को 10 बजे के बाद वो इस नंबर पर मिल सकता है और ये इसका मोबाइल नंबर है। सोफिया ने बड़ी रवानी से दोनों नंबर ज़बानी दोहराए। तुम लोग मेरा रेफरेंस देकर इससे बात कर सकती हो, मैं इसको तुम लोगों के बारे में ब्रीफ कर दूंगी। मुझे थोड़ा काम है, अब मैं जा रही हूँ। सोफिया नायला के साथ चली गई। मरियम, तुमने नंबर नोट कर लिया? इज़े को अचानक मरियम का ख्याल आया कि क्यों, तुम्हें तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में खासी दिलचस्पी होती है और तुम्हारी शोहरत तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के हवाले से खासी अच्छी है। इज़े को ताज्जुब हुआ। हाँ, मगर सोफिया के रेफरेंस से मुझे किसी से काम नहीं लेना, इसने कती लहजे में कहा। क्या है यार, क्लास फेलो है, ऐसे रेफरेंस तो चलते ही हैं। यहाँ पर मरियम कुछ कहने की बजाय अपनी चीजें सिमटने लगी। खलीफजा और मरा ने दोबारा इससे का टेक्स्ट नंबर का जिक्र नहीं किया।